नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। वो कहावत आपने सुनी होगी कि चौबे जी छब्बे बनने के चक्कर में डूबे रह गए। विपक्षी दलों का कुछ वैसा ही हाल हो रहा है। एकता की कोशिश में 7-8 दल जो है विपक्षी खेमे से निकल आए, एक एक करके। एक दिन में नहीं निकले हैं। इसका सिलसिला जो है 1.5-2 साल पहले से शुरू हुआ और अब धीरे धीरे वो पीक पर जा रहा है और उसकी संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है। पटना में जो कुछ हुआ वो आपको पता है कि कोई फैसला हुआ नहीं सिवाय इसके कि 12 जुलाई को फिर से मिलेंगे। एक और चीज़ तय हुई, जो नई पार्टी इस खेमेबंदी से निकलेगी विपक्ष की, वो आम आदमी पार्टी होगी। आम आदमी पार्टी ने पर्याप्त संकेत दे दिया है। वहाँ बैठक के अंदर झगड़ा हुआ। आम आदमी पार्टी का कहना था कि सब पार्टियां दबाव डालें कांग्रेस पार्टी पर कि वो जो अध्यादेश है केंद्र सरकार का दिल्ली के बारे में, उस पर अपना रुख स्पष्ट करे, फैसला करे कि समर्थन करना है या विरोध। यहाँ तक आरोप लगा दिया कि बीजेपी और कांग्रेस में अंडरस्टैंडिंग हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी को ये आश्वासन दिया है कि वो इस मुद्दे पर वॉकआउट करेगी, तो इस तरह से बीजेपी की मदद करेगी। तो अब कांग्रेस जब तक ये स्पष्ट नहीं करती है, समर्थन नहीं करती है, तब तक हम विपक्षी एकता की किसी बैठक में शामिल नहीं होंगे। तो आप समझ जाइए कि अरविंद केजरीवाल का इरादा क्या है। कांग्रेस पार्टी की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस तरह से आप कनपटी पर बंदूक लगाकर हमसे जो है कोई बात मनवा नहीं सकते हैं। हमारे यहाँ जो है फैसला लेने का एक तरीका है, उस तरह से देखेंगे। जब समय आएगा, संसद में जब यह प्रस्ताव आएगा, तब विचार करेंगे क्या करना है। यानी आम आदमी पार्टी का समर्थन करने से मना कर दिया। ममता बनर्जी ने बीच बचाव करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अच्छा हो कि इस बैठक के बाद दिल्ली में और अगली बैठक से पहले जो शिमला में होनी है, इसके बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे और अरविंद केजरीवाल चाय पर एक दूसरे से बात करके इस मुद्दे को हल कर लें। यानी ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रही हैं। उसके अलावा किसी ने समर्थन किया ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ममता बनर्जी समर्थन कर रही हैं तो आप मानकर चलिए कि उसके पीछे पीछे अखिलेश यादव भी आएंगे। तो ये दो पार्टियां जो 12 जुलाई की बैठक में शामिल हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। हो सकती हैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक इन दोनों पार्टियों को कोई मुद्दा नहीं मिला है आम आदमी पार्टी की तरह गठबंधन से, इस संभावित गठबंधन से बाहर निकलने का। दोनों बहाना ढूंढ रही है। ममता बनर्जी के पास बहाना पहले से है, उसको अभी उन्होंने तूल नहीं दिया है उस मुद्दे को कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी सीपीएम का साथ छोड़े और हमारे खिलाफ चुनाव न लड़े। लेकिन वो ये नहीं कह रही कि अगर कांग्रेस पार्टी ऐसा करने को तैयार हो जाती है तो हम उसके लिए सीट छोड़ने को तैयार हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उस नतीजा क्या निकलेगा। कांग्रेस पार्टी और सीपीएम कैसे ये कह सकते हैं कि हम पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो विपक्षी एकता की ये शर्त जो है पश्चिम बंगाल में तो स्वीकार होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो उसका नतीजा क्या होगा उसको जानना बड़ा मुश्किल नहीं है। यही स्थिति उत्तर प्रदेश की है। अखिलेश यादव पहले भी कह चुके हैं ममता बनर्जी के बयान के बाद कि कांग्रेस पार्टी जो है हमारे लिए छोड़ दे उत्तर प्रदेश, यानी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव न लड़े। अब मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ये सब पार्टियाँ क्यों इस तरह की बात कर रही हैं। सबसे बड़ी चिंता उनकी है कि अगर कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश की अभी बात हो रही, तो नहीं दोनों राज्यों की बात करें कि मुस्लिम वोट कुछ जा सकता है कांग्रेस पार्टी को। तो अगर वो उनके खिलाफ लड़ती है तो उनको नुकसान होगा। तो नुकसान होगा तो खिलाफ न लड़े। अगर आप चाहते हैं तो साथ ले लीजिए, साथ लेने को भी तैयार नहीं है। तो रहा भी न जाए और सहा भी न जाए, ये स्थिति हो गई है इन पार्टियों की कांग्रेस को लेकर। कांग्रेस पार्टी जो है अभी मैंने जो पिछले वीडियो में कहा कि अभी अपने पत्ते खोल नहीं रही है। वो और ताकतवर होकर इस बैठक में आना चाहती है। वो हालांकि 12 जुलाई को ये नहीं होने वाला है। 12 जुलाई के बाद की जो बैठकें होंगी उसमें ख़ास तौर से जो 5 विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं उनके नतीजे के बाद कांग्रेस का असली रंग उस समय दिखाई देगा कि कांग्रेस विपक्षी एकता में कितनी इंटरेस्टेड है, कितनी नहीं। एक बात समझ लेनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को भी और जो लोग एकता का प्रयास कर रहे हैं उनको भी, कि इस देश के मतदाता ने हंग असेंबली और हंग पार्लियामेंट से बचने का रास्ता खोज लिया है। जहाँ तक संभव हो सके उसको अवॉइड करती है।
पिछले 2 चुनाव से लगातार 30 साल तक गठबंधन की राजनीति का एक्सपेरिमेंट करने के बाद देश के मतदाताओं ने तय किया कि बहुत हो गया, अब स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। 14 में बनी, 19 में बनी, राज्यों में भी देख लीजिए आप। 2007 से उत्तर प्रदेश में ये ट्रेंड बदला है। 2007 में मायावती की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी, 2012 में समाजवादी पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी, और फिर 2017 और 2022 में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी। कुछ राज्यों में अभी हंग असेंबली की स्थिति है, लेकिन ज़्यादातर राज्यों में या तो गठबंधन को स्पष्ट बहुमत या किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत। तो ये जो गठबंधन की राजनीति के आधार पर एकता हो रही है, वो कम से कम देश के मतदाता की नज़र में ठीक नहीं है। तो अब ऐसी हालत में जो गठबंधन के साथी हैं उनकी जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है और उनका जो रवैया है और उनकी जो नीति है, उसमें जो स्पष्टता की कमी है, उसके कारण ये गठबंधन कहीं से उठ नहीं पा रहा है। अब मैंने शुरू में बात किया कि 7-8 पार्टियां इससे निकलने की कोशिश कर रही हैं, निकल गई हैं लगभग। किसी ने औपचारिक घोषणा कर दी है, किसी ने अभी नहीं की है। सबसे पहले निकलने वाले थे विपक्षी खेमे से चंद्रबाबू नायडू और उनकी पार्टी तेलुगु देशम। आपको याद होगा 2019 के चुनाव में 2018 से ही चंद्रबाबू नायडू आज जिस भूमिका में नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू उस समय उस भूमिका में थे। आज वो उधर देखना भी नहीं चाहते, न वो लोग उनको बुलाना चाहते हैं, न उधर से पहल हुई न इधर से। तो चंद्रबाबू नायडू किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस चाहते हैं, और वो लग रहा कि हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एनडीए को मजबूत करना चाहती है, उसको देखते हुए चंद्रबाबू नायडू का बीजेपी का अलायंस हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उसकी औपचारिक घोषणा होना भर बाकी है, बाकी लगता है सारी तैयारी हो चुकी है। उसके बाद निकले उपेंद्र कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड से। वो जो कोयरी कुर्मी का, जो लव कुश का समीकरण बनाया था नीतीश कुमार ने, उसको तोड़ते हुए, आपको पता होगा कि नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते हैं और उपेंद्र कुशवाहा समाज से आते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन एक नीतीश कुमार ने पिछले 1.5-2 दशक में बनाया था, वो टूट गया है। उसके बाद इस खेमे से निकली BRS, भारतीय राष्ट्र समिति, जो पहले TRS थी, तेलंगाना राष्ट्र समिति। के चंद्रशेखर राव पटना आए थे, नीतीश कुमार से मिले, दिल्ली में केजरीवाल से मिले, बंगाल में ममता बनर्जी से मिले, महाराष्ट्र जाकर उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मिले, MK स्टालिन से मिले, सबसे मिलते रहे, विपक्षी एकता की कोशिश करते रहे। अब उन्होंने तौबा कर ली, अब उससे वो निकल गए। उनका मानना है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, सबसे अच्छा है कि अपनी पार्टी को मजबूत करो, अपनी पार्टी का विस्तार करो। तो विपक्षी खेमेबंदी से एक ये तेलंगाना की सबसे बड़ी पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी, निकल चुकी है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही उनके और अखिलेश यादव के बीच खटपट शुरू हो गई थी, और कुछ ही महीने में दोनों के रास्ते अलग हो गए। ओम प्रकाश राजभर की भारतीय जनता पार्टी से बातचीत हो रही है। बातचीत सफल हो न हो, कम से कम वो विपक्षी खेमे में नहीं जा रहे हैं। अभी हाल ही में जो उनका बयान आया है, उससे लगता है कि शायद वो एक ऑप्शन तलाश रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के साथ जाने का। पहले वो बहुजन समाज पार्टी में रह भी चुके हैं। मायावती को भी साथियों की ज़रूरत है, तो इसलिए गठबंधन हो भी सकता है, लेकिन मायावती कुछ ज़्यादा देने की स्थिति में नहीं। ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी देने की स्थिति में है, चाहे राज्य में हो और चाहे केंद्र में हो। इसलिए उनके लिए ज़्यादा मुनाफे का सौदा जो है, फ़ायदे का सौदा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और मायावती पैसा लेती हैं, पैसा देती नहीं है, ये भी ओम प्रकाश राजभर को अच्छी तरह से पता होगा। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर का अच्छा खासा असर है, ये उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में दिखा दिया। उन्हीं की वजह से इतनी सीटें आ सकी समाजवादी पार्टी की, और वोट शेयर भी बढ़ा। तो वो एक बड़ा फैक्टर होगा। वो जिसके साथ भी जाते हैं, ज़्यादा संभावना है बीजेपी के साथ जाएंगे। उसके अलावा कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद जनता दल सेक्युलर, जो पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा की पार्टी है, उसने स्पष्ट कर दिया है कि अब उसका विपक्ष के खेमे से कोई लेना देना नहीं। बीजेपी से अलायंस की बात हो रही है, होगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो
उस जमावड़े में नहीं है। इस जो अभी 23 जून को पटना में बैठक हुई उसके लिए उनको निमंत्रण भी नहीं गया था। तो उन्होंने अपने को जो है इस खेमे से अलग कर लिया है। अभी अकेले हैं और उनके सामने कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके या तो अकेले बने रहे या बीजेपी के साथ आए। तो ज़्यादा संभावना है कि बीजेपी के साथ आएंगे। अभी आने पर उनका एकमात्र सांसद केंद्र में मंत्री बन सकता है लोकसभा चुनाव से पहले। उसके अलावा लोकसभा चुनाव में अगर 2 या 3 सीटें भी बीजेपी देती है तो उनके सांसदों की संख्या बढ़ सकती है। दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। उनको इस तरह का फ़ायदा है और बीजेपी को फ़ायदा है। वो कालीगा वोट अगर उसके साथ आते हैं तो जो लिंगायत वोट गए हैं उसकी जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। बिहार में ही एक और पार्टी है, निषादों की पार्टी है, मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी। वीआईपी पार्टी भी महागठबंधन का हिस्सा थी, महागठबंधन से अलग हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी से बातचीत चल रही है, लेकिन उनकी जो मांग है वो अभी भी बहुत ज़्यादा है। अगर वो मांग पर अड़े रहे तो बीजेपी से समझौता नहीं होगा, लेकिन वो विपक्षी खेमे में नहीं होंगे ये भी तय है। और अब फिर से उत्तर प्रदेश आते हैं, एक और पार्टी जो 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा का गठबंधन था, उसमें सपा के अलावा ओम प्रकाश राजभर, केशव देव मौर्य का महान दल और तीसरी पार्टी थी आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल, जयंत चौधरी जिसके अध्यक्ष हैं। ये तीनों समाजवादी पार्टी से अलग हो चुके हैं। हालांकि आरएलडी ने इसकी घोषणा नहीं की है, लेकिन वो पटना गए भी नहीं। पटना की बैठक में आरएलडी को बुलावा था या नहीं ये भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि बुलावा था भी तो भी जयंत चौधरी गए नहीं। उनके सामने 2 ऑप्शन हैं। अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और बसपा का अलायंस होता है तो वो उसके साथ जाना पसंद करेंगे। कांग्रेस के कुछ नेताओं से, गांधी परिवार के लोगों से उनके अच्छे संबंध हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके सामने भी एक ही विकल्प है, बीजेपी के साथ जाने का। तो ये 7 पार्टियां हैं। इनमें जुड़ती है आम आदमी पार्टी, इनमें जुड़ने की संभावना है तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की। तो इतनी पार्टियां, 9-10 पार्टियां विपक्षी खेमे से बाहर हो गई हैं, विपक्षी एकता का कोई स्वरूप तय होने से पहले ही। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए। और 3 बड़ी पार्टियां, देश की 3 बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां, जिसमें बीजू जनता दल, वाईआरसीपी कांग्रेस, आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री हैं, उड़ीसा में नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं, और तीसरी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी मायावती की। इन 3 को पहले से ही बाहर रखा है इन लोगों ने, या इन लोगों ने बाहर रहना पसंद किया, जो भी कहिए। तो ये करीब 13 पार्टियां ऐसी हैं जो विपक्षी खेमे से बाहर हैं पहले से। और मैं एनडीए में जो पार्टियां शामिल हैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि विपक्षी एकता का जो आधार है, बल्कि कहें जनाधार है, वो कितना खोखला है। दरअसल ये एकता सिर्फ एक माहौल बनाने के लिए है, ये एक मैसेज देने के लिए है कि हम मोदी के खिलाफ लड़ने के प्रति गंभीर हैं और हम मोदी को से लड़ सकते हैं, हरा सकते हैं नहीं, बार बार कह रहा हूँ। ये अभी तक न तो उनके व्यवहार में तेवर आया है और न ही लगता है। अभी तक स्थिति ये थी कि वो लड़ने की भी स्थिति में नहीं थे, केवल उसी में बदलाव दिख रहा है। तो ये बदलाव कायम रहेगा, कम से कम जो 7 पार्टियां कांग्रेस पार्टी के साथ हैं उनमें तो रहेगा, वो अलायंस तो बना रहेगा। लेकिन उसके अलावा क्या, उसके अलावा जो बाकी पार्टियां हैं उनका क्या? अब जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है या पीडीपी है, उसका वो कांग्रेस के साथ रहे न रहे कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वो संख्या बढ़ाने वाली पार्टियां हैं। लेकिन तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस के साथ है, 23 जून की बैठक में भी आई, लेकिन उसका रवैया कुछ ज़रा ढुलमुल सा लग रहा है। ख़ास तौर से उसके 2 मंत्रियों के भ्रष्टाचार के आरोप में फंसने के बाद। बात केवल ये 2 मंत्रियों के भ्रष्टाचार के आरोप में फंसने का नहीं है, डीएमके का रुख इस बात से तय होगा कि उनकी नज़र में 2024 के चुनाव का नतीजा क्या होने वाला है। अगर डीएमके को लगेगा कि बीजेपी फिर आने वाली है, उनके असेसमेंट की बात कर रहा हूँ, वास्तविकता से उसका नाता हो ज़रूरी नहीं, अगर उनको लगता है कि आने वाली है तो वो कोशिश करेंगे कि बीजेपी से संबंध ज़्यादा खराब ना हो, क्योंकि उनको राज्य में सरकार चलानी है और केंद्र सरकार से बना कर रखना उनके लिए फ़ायदेमंद है, किसी भी मुख्यमंत्री के लिए।
लेकिन अगर लगेगा कि नहीं बीजेपी नहीं आ रही है तो वो बड़े एग्रेसिव आक्रामक तरीके से उस गठबंधन के साथ होंगे। 23 जून की बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें MK स्टालिन नहीं थे, उसके लिए रुके नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि वो क्यों नहीं रुके। और ये जो नेता आए थे इनमें से कोई कमर्शियल फ़्लाइट से नहीं आया था, इनमें से सब लगभग सभी जो है चार्टर्ड फ्लाइट से आए थे। तो ये भी नहीं कि फ़्लाइट का टाइम हो गया था और जाना था, वो चक्कर भी नहीं था। कुल मिलाकर मामला ये है अभी तक कि 9 दिन चले 2.5 कोस, तो कहीं आगे बात बढ़ी नहीं है, सिवाय इसके कि पहले अलग अलग बोलते थे, अब मिलकर बोले हैं कि हम एक होकर चुनाव लड़ेंगे। एक होकर चुनाव लड़ेंगे ये कहना अलग है, लेकिन कैसे लड़ेंगे, किन शर्तों पर लड़ेंगे, आपस में सीटों का बंटवारा कैसे होगा, असली मुद्दा वो है। क्या 12 जुलाई को इस पर कोई फैसला हो पाएगा? मुझे उम्मीद कम लगती है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन होने की उम्मीद कम इसलिए लगती है कि इतनी जल्दी सीटों के बारे में फैसला नहीं हो सकता। अगर इतनी जल्दी सीटों के बारे में फैसला होगा तो मुझे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जल्दी ही बाहर आ जाएंगी इस संभावित गठबंधन से, क्योंकि मुद्दा बनेगा कांग्रेस के इन दोनों राज्यों में चुनाव लड़ने का और कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ना चाहती है। जहां ये डिस्कशन शुरू होगा वहीं से बात बिगड़ना शुरू हो जाएगी। तो इंतज़ार कीजिए अब 12 जुलाई का। इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।